वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लर्नर्स आज पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक और गुड न्यूज़ लर्नर्स के लिए ये है कि मैं यहाँ पे वेरी सून जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ PYQ सेशन, ठीक है। मीन्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन पे सेशन में अब यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो चलिए जी पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। द रिसर्च प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप्स इन कंडक्टिंग द रिसर्च वर्क। तो रिसर्च प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मल्टी साइंटिफिक स्टेप्स यूज़ होते हैं, किसमें, रिसर्च वर्क करने में या रिसर्च कंडक्ट करने में, ठीक है। ईच स्टेप इज़ इंटरलिंक्ड विद अदर स्टेप्स। तो इसका जो भी स्टेप होता है वो दूसरे स्टेप के साथ इंटरलिंक्ड होता है या इंटर रिलेटेड होता है, मीन्स कि डिपेंडेंट होता है दूसरे से। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द रिसर्च प्रॉब्लम एट फर्स्ट। और जो रिसर्च वर्क होती है या रिसर्च प्रोसेस होती है ये स्टार्ट होती है किससे, रिसर्च प्रॉब्लम से, ठीक है। देन इट एडवांसेस इन द नेक्स्ट स्टेप सीक्वेंशियली। तो रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जितने भी इसके स्टेप्स फिर आते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है इसके। तो जनरली इसके 7 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, स्टेप 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टेप 3 फार्मूलेट हाइपोथेसिस, स्टेप 4 रिसर्च डिज़ाइन, स्टेप 5 कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टेप 6 डाटा एनालिसिस और 7वां जो होता है वो इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स होता है, ठीक है। तो चलिए जी अब हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेप इसका आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप जो रिसर्च का होता है वो यही होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एट द वेरी आउटसेट द रिसर्च मस्ट सिंगल आउट द प्रॉब्लम ही वांट्स टू स्टडी। तो इस स्टेप में क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉब्लम निकालनी पड़ती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है जिस पे उसे फिर रिसर्च करनी हो, ठीक है। द प्रॉब्लम शुड बी स्कोपफुल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो जो प्रॉब्लम रिसर्चर आइडेंटिफाई करे उसका जो स्कोप होना चाहिए वो फुल होना चाहिए, मीन्स कि उसका स्कोप होना चाहिए। और तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्टेप, रिव्यूइंग लिटरेचर। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम द रिलेटेड मटेरियल एंड लिटरेचर शुड बी रिव्यूड। तो इसके बाद क्या होता है, जब प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया, जब हमने प्रॉब्लम कोई निकाल दी तो उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है, मीन्स कि जो भी मटेरियल या जो भी लिटरेचर इस टॉपिक के रिगार्डेड है उसका हमें रिव्यू करना पड़ता है। फॉर दिस पर्पज़ रिलेटेड सर्वेज जर्नल्स एंड अदर सोर्सेज शुड बी कंसल्टेड। तो इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है कि जो भी रिलेटेड सर्वेज हो, मीन्स जो भी सर्वेज इसके साथ रिलेट हो, इस टॉपिक के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ, या जो भी जर्नल्स इस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हो या कोई भी सोर्सेज हो, उनको कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। Here the problem has to be converted into a hypothesis that can be verified or refuted by data। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है हाइपोथेसिस में, या जिसे हम रिसर्च क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। किसके लिए, ताकि हम इसको वेरीफाई कर सके या रिजेक्ट कर सकते हैं, किस बेस पे, डाटा के बेस पे जो हमने अभी तक इकट्ठा किया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड। तो हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होना चाहिए
और लिमिटेड होना चाहिए, मीन्स कि एम्बिगस नहीं होना चाहिए। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, इन दिस स्टेज द रिसर्चर विल बी रिक्वायर ए रिसर्च design and frame a conceptual design within which research would be conducted। तो रिसर्च डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती है या एक ब्लूप्रिंट होती है रिसर्च की, ठीक है। तो इसमें रिसर्चर क्या काम करता है कि वो रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करता है, मीन्स कि कैसे करे, प्रोबेबिलिटी में करे या नॉन प्रोबेबिलिटी में करे या सैम्पलिंग टेक्निक्स वो कौन से यूज़ करे। रिसर्च डिज़ाइन तो मैंने आपको पढ़ाया है शायद, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल होता है, कासी एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इनमें से कोई ना कोई इसको रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ता है। फिफ्थ वन, कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस इज़ वेरी क्रूशल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस। तो ये क्रूशल स्टेज माना जाता है किसमें, रिसर्च प्रोसेस में। कौन सा स्टेप, कलेक्शन ऑफ डाटा। There are several ways of collecting data which differ in context of money, time and other resources at the disposal of the research। तो कहा जाता है कि यहाँ बहुत से वेज होते हैं जिनसे हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं अपना डाटा, बट ये डिफ़र करते हैं किसमें, या हमको मनी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, या हमारा ज़्यादा टाइम इसमें यूज़ होता है, या और हमारे कुछ चीज़ें होते हैं, उनमें ये डिफ़र करता है, ठीक है। तो जो हम कलेक्ट डाटा करते हैं इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड हो, मीन्स कि फर्स्ट टाइम किया जा रहा है या, ठीक है। तो सेकेंडरी वो है जो फर्स्ट हैंड नहीं हो, जो कहीं यूज़ किया गया हो, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डाटा, इन दिस स्टेज डाटा कलेक्टेड रिगार्डिंग द प्रॉब्लम इज़ एनालाइज्ड। तो इस स्टेज में क्या किया जाता है कि जो भी डाटा अब हमने प्रॉब्लम के रिलेटेड इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, डेवलप किया है, उसका हमें क्या करना पड़ता है, फिर एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ डाटा डिमांड्स एक्सपर्ट यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। जो हम ये एनालिसिस करते हैं डाटा का, इसमें क्या असल में होता है कि इसमें एक्सपर्ट यूज़ होता है किसका, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का, मीन्स कि इसमें स्टैटिस्टिकली हम क्या एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए जी 7th पॉइंट पे, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। फाइनली द डाटा इज़ इंटरप्रेटेड बाय रिजल्ट। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो डाटा हमने एनालाइज किया हुआ होता है या कलेक्ट किया हुआ होता है, उसको फिर रिसर्चर जो होता है इंटरप्रेट करता है। एंड आल्सो रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। तो इसी स्टेज में रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है एक रिपोर्ट कि उसने क्या पाया है, मीन्स कि उसकी फाइंडिंग्स क्या निकली है, मीन्स कि उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसको वो सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिसर्च प्रोसेस के सारे स्टेप्स समझ आए होंगे और इनको याद भी रखना, क्योंकि वो कभी कभी इनकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है रिसर्च इथिक्स। तो इथिक्स सिंपली प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है रिसर्च इथिक्स। तो रिसर्च इथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स that guide researchers to conduct and report research without deception or intention to harm the participants of the study or members of society as a whole, whether knowingly or unknowingly। तो रिसर्च इथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं रिसर्चर्स को किसमें, रिसर्च कंडक्ट करने में और रिसर्च को रिपोर्ट करने में, विदाउट डिसेप्शन, धोखे के बगैर। प्रैक्टिसिंग एथिकल गाइडलाइंस व्हाइल कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च। तो कहा जाता है कि एथिकल गाइडलाइंस का यूज़ करना व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिपोर्टिंग रिसर्च इज एसेंशियल, किसके लिए ये एसेंशियल होता है, किसके लिए, एस्टैब्लिश करने में वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, बट इसके जो 4 प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम इन्हीं को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इथिक्स। तो पहला है ऑनेस्टी, बी ऑनेस्टी इन ऑल कम्युनिकेशंस एंड एक्शन।
तो ऑनेस्टी मीन्स कि ईमानदारी होनी चाहिए किसमें, कम्युनिकेशन में भी और एक्शंस में भी। मीन्स कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म किसी की वर्क को अपने वर्क में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। लॉयल्टी, बी लॉयल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अदर इथिकल प्रिंसिपल्स। लॉयल रहना चाहिए जितने भी इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। थर्ड जो है रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, रेस्पेक्ट करना चाहिए अदर्स को। मीन्स कि किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, या जो भी आपके रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको किसी भी तरह हार्म नहीं करना चाहिए, या कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। उनके जो सीक्रेट्स होते हैं वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, बी अकाउंटेबल, ये इसका फोर्थ प्रिंसिपल है और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।